हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली, वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रश्नावली का नाम है दोस्तों प्रायिकता। प्रश्नावली का नाम क्या है? प्रायिकता। तो दोस्तों प्रायिकता के बारे में हम जाने उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों, तो आज की जो हमारे पास जो प्रश्नावली है दोस्तों, उस प्रश्नावली का नाम है, जो एक्सरसाइज होगी उसका नाम है दोस्तों प्रायिकता। क्या नाम है? उसका नाम है दोस्तों प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी लिटी। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसे कहते हैं। तो अगर पहले तो मैं डेफिनेशन अगर इसके बारे में बताऊं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यानी प्रायिकता क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी घटना से संबंधित, ध्यान सुनेगा, किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं, किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं या परिस्थितियों के आधार पर, वापस सुनना, किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं या परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे हमारे पास एक सिक्का होता है। क्या होता है? एक सिक्का होता है। अब एक सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो उससे कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न हो सकती है? देखो, उससे जो परिणाम आएंगे उससे दो परिणाम आते हैं। ठीक है ना, जब भी एक सिक्के को उछालेंगे तो उससे दो संभावनाएं निकल के आती है, तो चित्त आएगा या पट आएगा। ठीक है, तो अभी अपन कहें यहाँ पर कि चित्त आने की संभावना क्या होगी, पट आने की संभावना क्या होगी, तो यानी इनके बारे में जानना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता किसे कहते हैं ये हमने जाना। प्रायिकता का जो सूत्र होगा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम आने वाला है। प्रायिकता का सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा, प्रायिकता बराबर, ध्यान देना, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास किसका सूत्र होगा? प्रायिकता का सूत्र होगा। और प्रायिकता का सूत्र क्या होगा? कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता का सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देना है, ये तो आपको याद ही रखना है, लेकिन एक और बात आपको ध्यान रखना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान होगा, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान, है ना, किसी भी, यहाँ पर लिख देते हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से कम, ध्यान देना, 0 से कम तथा 1 से अधिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इट मीन्स क्या हुआ कि मान लो हमारे पास कोई भी घटना ए है और उसकी प्रायिकता का मान, ध्यान रखना, कभी भी 0 से कम और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 0 से 1 के बीच में ही होगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई घटना ए है, कोई घटना क्या है? ए है, और उस घटना ए की जो प्रायिकता होगी उसको अपन क्या लिखेंगे? PA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? PA। तो ध्यान देना, जो घटना ए की जो प्रायिकता है इसका मान, ध्यान देना, 0 से ज्यादा होगा, 0 के बराबर और 0 से ज्यादा, जबकि 1 से क्या होगा? कम होगा, 1 के बराबर या 1 से कम होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होगा, ना तो 1 से ज्यादा होगा और ना 0 से कम होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0 से 1 के बीच होती है और 1 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और यहाँ पर सूत्र काम आएगा दोस्तों। जैसे प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। तो यहाँ पर एक और सूत्र काम आने वाला है, ध्यान देना। एक होता है दोस्तों PA नोट बराबर 1 माइनस PA, ये काम आएगा। PA नोट बराबर 1 माइनस PA, क्या माजरा है, क्या है ये? तो ध्यान देना दोस्तों, PA नोट जो होता है इसको बोलते हैं अपन घटना एक के घटित नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता
घटना एक ही घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर होती दोस्तों 1 माइनस घटना एक ही, इसका मतलब होता है घटना एक ही घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे घटना एक ही घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे निकालेंगे 1 माइनस घटना एक ही घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। यानी जैसे मान लो हमारे पास, ध्यान देना, हमारे पास कोई एक बैग है, ठीक है ना, और इस बैग में हमारे पास एक थैला है, समझो एक थैला है और इस थैले में लाल रंग की गेंद भी है और नीले रंग की गेंद भी है, बहुत सारी गेंदें हैं, लाल और नीले रंग की गेंदें हैं। अब इसमें से हमसे पूछा गया कि एक गेंद यादृच्छिक इसमें से निकाली गई, क्या प्रायिकता है कि गेंद का रंग लाल नहीं होगा। ध्यान देना, गेंद का रंग लाल नहीं होगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालनी है और फिर एक में से लाल गेंद आने की प्रायिकता को घटा देंगे तो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता आ जाएगी। बात समझ रहे हो नहीं। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर क्वेश्चन हल करते हैं और इसके लिए काम आता है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने देखा कि प्रायिकता जो होती है दोस्तों, प्रायिकता के बारे में हमने देखा किसे कहते हैं, उसके बाद हमने देखा प्रायिकता का सूत्र और हमने ये भी जाना कि जो प्रायिकता का मान होता है 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने सूत्र लिखा PA नोट बराबर 1 माइनस PA, यानी घटना एक ही घटित नहीं होने की प्रायिकता को कैसे निकालेंगे, 1 माइनस घटना एक ही घटित होने की प्रायिकता को 1 में से घटा देंगे तो अपने के पास घटना एक के घटित नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो प्रायिकता के जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 10th क्लास में जो प्रायिकता के क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 चीज़ों के बारे में बेसिक रूप से जानना है। कौन कौन सी 4 चीज़ें, पहली दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे सिक्के के बारे में। किसके बारे में, सिक्के के बारे में हम जानेंगे पूरा। हम यहाँ पर सिक्का किस प्रकार, जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो क्या होता है, सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो क्या होता है, सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। किस प्रकार से घटनाएं आती हैं वो सारी चीज़ें। इसके अलावा दूसरे नंबर पे दोस्तों अपन यहाँ पर समझेंगे पासे के बारे में। किसके बारे में, पासे के बारे में समझेंगे। यानी कि जो पासा होता है, अगर पासे को एक बार उछाला जाता है तो कितने कुल परिणाम कितने होते हैं, 2 बार उछाले तो कुल परिणाम कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे दोस्तों हम ताश के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे, ताश के बारे में समझेंगे। नंबर 3 पे ताश के बारे में समझेंगे। और एक और दोस्तों 4, और यहाँ पर है वर्ष। अगर आपने इन चारों के बारे में ध्यान से समझ लिया तो मैं दावा दे कह सकता हूँ आपको प्रायिकता का क्वेश्चन हल करने से कोई रोक नहीं सकता। यानी आपको प्रायिकता ऐसी हो जाएगी कि आप पे सोच नहीं सकते दोस्तों, है ना, देखते ही सवाल को कर दोगे आप। लेकिन आपको क्या करना है, पहले सिक्का, पासा, ताश और वर्ष के बारे में अच्छी तरह से समझना है। बेसिक रूप से समझेंगे दोस्तों, बेसिक रूप से, नॉर्मल, है ना, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले दोस्तों सिक्के के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे, सिक्के के बारे में जानेंगे। तो ध्यान देना, जो सिक्का होता है ना, ध्यान समझना, जो सिक्का होता है, सिक्का किस प्रकार से वर्क करता है। यानी जब सिक्के को अगर एक बार उछालेंगे तो क्या होगा, 2 बार उछालेंगे तो क्या होगा, और 3 बार उछालेंगे तो क्या होने वाला है सिक्के के साथ, ठीक है। ध्यान से देखना। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि नंबर 1, सिक्के को एक बार उछालने पर, सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, ध्यान देना दोस्तों, जब सिक्का है, मान लो जो हमारे पास सिक्का है और उस सिक्के को अगर एक बार उछाला जाएगा, सिक्के को कितनी बार उछाला जाएगा, एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम, जैसे मान लो तुमने देखा होगा बचपन में अपन देखते हैं क्रिकेट खेलते हैं, तुम्हारे पास कोई सिक्का होता नहीं था, है ना, एक पत्थर लेते थे, उस पर अपन क्या करते थे, समझ जाओ आप, है ना, उसको उछालते थे तो एक तरफ क्या आता था, अपन कहते थे सूखा और एक तरफ आता था गीला, ठीक है ना, तो 2 ही पट होंगे। तो यानी कि अपन कह सकते हैं जब सिक्के को अगर एक बार उछाला जाता है, जब सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो 2 कंडीशन बनती है। कौन कौन सी बढ़ेंगी वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुल परिणाम जो आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आने वाले। यानी जब सिक्के को एक बार उछाला जाएगा, सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने बनने वाले हैं, 2 बनने वाले हैं, ठीक है। अब कौन कौन से बनेंगे ध्यान दो, या तो आ सकता है हमारे पास चित्त, क्या आ सकता है, चित्त, या हमारे पास आ सकता है पट, यानी अपन इंग्लिश में कह सकते हैं या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा,
या तो हेड आने वाला है या टेल आने वाला है। ध्यान देना दोस्तों, हेड का मतलब होता है चित, हेड का मतलब क्या होता है चित, और टेल का मतलब क्या होता है पट होता है। तो मैं ध्यान देना यहाँ पर हेड और टेल का ही यूज करूंगा। तो अगर मैं बोलूँ हेड तो आपको समझना है चित, और अगर मैं बोलूँ टेल तो आपको क्या समझना है पट समझना है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिक्के को अगर एक बार उछालेंगे तो उछालने पर कुल परिणाम कितने आने वाले हैं 2 आने वाले, यानी सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे 2 आएंगे। कौन कौन से, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मुझे विश्वास है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों, सिक्के को अब कितनी बार उछालेंगे हम 2 बार। सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, ठीक है ना। यानी हमसे पूछा गया कि एक सिक्का है और उस एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं। अब ये कंडीशन ऐसे भी बन सकती है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए। समझना, वापस बोल रहा हूँ, एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्कों को एक बार उछाले, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, तो दोस्तों जो कुल परिणाम आने वाले हैं वो आते हैं 4। कितने आएंगे 4 आते हैं। यानी कि अगर एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने बनने वाले हैं 4 बनने वाले। कौन कौन से बनेंगे ध्यान देना। जैसे हमने समझना कैसे लिखते हैं हम इसको। जैसे मान लो हमने सिक्के को पहली बार उछाला और पहली बार उछालने पर हमारे पास आ गया हेड। समझना ध्यान से, पहली बार उछालने पर क्या आ गया हेड, और दूसरी बार उछालने पर भी क्या आ गया हेड आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम मानते कि ये नहीं आया, मान लो ये दोनों नहीं आए, और पहली बार उछालने पर हेड आ गया और दूसरी बार उछालने पर टेल आ सकता है कि नहीं। मान लो कि ये भी नहीं आया तो पहली बार उछालने पर टेल आ सकता है, दूसरी बार उछालने पर हेड आ सकता है, सही है। इसी प्रकार अगर ये भी नहीं आया तो पहली बार में टेल आ सकता है, दूसरी बार में टेल आ सकता है, और इनके अलावा कोई घटना बनने नहीं सकती। तो यहाँ पर ये चारों घटनाएं बनेगी। वापस समझने की कोशिश करना दोस्तों, जब हम एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं, एक सिक्के को कितने बार उछाल रहे हैं, एक सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम बनने वाले हैं 4। और कौन कौन से बनेंगे, या तो दोनों बार हेड आएंगे, है ना। पहली बार उछालेंगे हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आ सकता है। मान लो कि ये नहीं आया तो पहली बार में हेड आ सकता है, दूसरी बार में टेल आ सकता है। माना कि ये भी नहीं आया तो पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड आ सकता है। माना कि ये भी नहीं आया तो पहली बार में टेल, दूसरी बार में भी टेल ही आने वाला है कि नहीं है। मुझे विश्वास है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो सिक्के को वापस से सिक्के को 2 बार उछालेंगे, एक सिक्के को 2 बार उछालें तो कुल परिणाम कितने बनने वाले हैं 4 बनने वाले हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा। अब आता है दोस्तों, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम। ध्यान देना, एक सिक्के को 3 बार, कितनी बार 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, यानी एक सिक्का है और उस एक सिक्के को अपन कितनी बार उछाल रहे हैं दोस्तों, एक सिक्के को अपन उछाल रहे हैं 3 बार उछाल रहे हैं। तो अगर एक सिक्के को अगर 3 बार उछाला जाएगा दोस्तों तो कुल परिणाम बनने वाले हैं 8। कितने बनेंगे 8 बनेंगे। यानी एक सिक्के को अगर 3 बार उछाला जाएगा तो कुल परिणाम 8 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे ध्यान दीजिएगा। माना कि अब ध्यान, ये बात आपको समझनी है, ध्यान से पूर्वक समझनी है। एक सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने बनने वाले हैं 8 बनने वाले। कौन कौन से बनेंगे, या तो दोस्तों तीनों बार हेड आएंगे, या तो तीनों बार क्या आएंगे हेड। अगर ये नहीं आता है तो पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में टेल आ सकता है, ठीक है। अब मान लो कि ये भी नहीं आया तो पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में वापस हेड आ सकता है। अगर ये भी नहीं आता है तो पहली बार में टेल, दूसरी बार में हेड और तीसरी बार में हेड आ सकता है, ठीक है। अगर ये भी नहीं आते हैं तो तीनों बार टेल आ सकता है। तो अगर ये भी नहीं आते हैं तो पहले 2 बार में टेल, तीसरी बार में हेड आ सकता है। अगर ये भी नहीं आते हैं तो पहले टेल, दूसरी बार में हेड और तीसरी बार में वापस टेल आ सकता है। अगर ये भी नहीं आता है दोस्तों तो पहली बार में हेड और दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में टेल आ सकता है। तो टोटल परिणाम कितने बनेंगे हमारे पास 8 बनने वाले हैं। कितने बनेंगे, बहुत ही आसान है याद करने के लिए, आपको कुछ भी नहीं करना। पहले तीनों बार हेड लिखना है, ध्यान समझना, तीनों बार हेड लिखना है। फिर क्या करना है 2 बार हेड और 1 बार टेल लिख देना है। अब टेल को बीच में ले आना है और फिर टेल को आगे लेकर क्या जाना है, ठीक है।
इसके इसी प्रकार से तीनों बार टेल लिखना है, फिर उसके बाद 2 बार टेल और 1 बार हेड लिखना है पीछे। अब उस हेड को बीच में लाना है और हेड को कहाँ लाना है, आगे ले आना है। तो इस प्रकार से अपन बहुत ही आसानी से इनको लिख सकते हैं। अगर आपने इनको उल्टा सुल्टा किया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको ये याद नहीं रहेंगे, इसलिए इनको एक सिस्टमेटिक ढंग से जमाया गया है और ऐसे ही आपको याद करना है। ठीक है, तो एक सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने बनने वाले हैं, 8 बनने वाले हैं, और मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे और देखिए, तो सिक्के के बारे में बात कर ली। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक सिक्के को 1 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 2 बनने वाले हैं, एक सिक्के को अगर 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 4 बनने वाले हैं, और अगर एक सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 8 बनने वाले हैं। ठीक है, अब हम पासे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पासा क्या होता है, किसे कहते हैं पासा? बचपन में बहुत सभी ने सांप सीढ़िया गेम खेला होगा, और उस सांप सीढ़िया गेम में एक इस प्रकार से मैं आपको बताता हूं। इस प्रकार से दोस्तों एक गोटी रहती है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। इसमें एक तरफ एक अंग होता है, इसके अलावा जैसे मान लो एक साइड में इसमें कितने हैं, 6 हैं, ध्यान से देखिएगा ना, 6 हैं। इस साइड में इसमें 5 आ गया, इस साइड में इसमें 3 आ गया, इसके अलावा अपन कह सकते हैं इस साइड में इसमें कितना आ गया, 4 आ गया। तो यानी कि ये क्या है, हमारे पास पासा है दोस्तों। ठीक है ना, तो यानी कि पासा जो होता है इस पर 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। ठीक है, एक तरफ 1 होगा, एक तरफ 2 होगा, एक तरफ 3 होगा, एक तरफ 4, एक तरफ 5, एक तरफ 6, तो यानी इस पे 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो पासा होता है उस पे 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जैसे पासा है ना, क्या है हमारे पास पासा है, और उस पासे को अगर 1 बार उछालेंगे तो अपन लिख सकते हैं कि पासे को 1 बार उछालने पर, 1 बार उछालने पर, पासे को 1 बार उछालने पर कुल परिणाम ध्यान देना, एक पासा है हमारे पास और पासे को अगर अपन 1 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम बनने वाले हैं कितने, 6, क्योंकि उसमें 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। यानी एक पासा है और उसको अगर मान लो 1 बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम कितने बनेंगे, 6 बनने वाले है ना। पासे को 1 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आ गए, 6 आ गए। कौन कौन से आएंगे ध्यान देना, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या इनके अलावा और आएगा, नहीं आएगा। यानी अंक ही 1 से 6 तक है तो इनके अलावा और कैसे आ सकता है भाई। ठीक है, तो यानी कि एक पासे को अगर 1 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आने वाले हैं, 6 आने वाले हैं। क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि पासे को, ध्यान देना, पासे को 2 बार उछालने पर, है ना, पासे को 2 बार, ध्यान देना, 2 बार उछालने पर कुल परिणाम हमारे पास एक पासा है दोस्तों, और उस पासे को अपन कितनी बार उछाल रहे हैं, 2 बार, तो कुल परिणाम कितने बनेंगे आप अंदाजा लगाइए, टोटल कितना आएगा, 36 परिणाम आएंगे। कितने, 36। ठीक है, एक पासे को अगर अपन कितनी बार उछालेंगे, 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने बनने वाले हैं, 36 बनने वाले हैं। कौन कौन से बनेंगे ये तो मैं बताऊंगा आपको, ध्यान देना। माना कि पहली बार उछालने पर 1 आया तो दूसरी बार उछालने पर भी 1 आया, ये नहीं आया, माना पहली बार में 1, दूसरी बार में 2 आ सकता है, ये भी नहीं आया तो पहली बार में 1, दूसरी बार में 3 आ सकता है, पहली बार में 1, दूसरी बार में 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, और 1 6 भी आ सकता है। सही है, इसी प्रकार 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, और 2 6 भी आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, और 3 6 आ सकता है। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, और 4 6 आ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये भी नहीं आते हैं तो 5 1 आ सकता है दोस्तों, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, और 5 6 आ सकता है। क्लियर, अगर ये भी नहीं आते हैं तो फिर 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है,
6 5 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। क्या इनके अलावा और आ सकते हैं? इनके अलावा और नहीं आ सकते दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि टोटल जब इनको गिनेंगे हम तो कितने होंगे? ये 36 होंगे। तो यानी कि पाशी को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने बनने वाले हैं? 36 बनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वापस बताता हूँ कि एक पासा है और एक पाशी को अगर एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने बनने वाले हैं? कुल परिणाम आएंगे दोस्तों कितने? जल्दी से बताइए। कुल परिणाम आएंगे, एक पाशी को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 6 आएंगे। 1 से 6 तक आ सकता है, इसके अलावा और नहीं आ सकता। लेकिन अगर पासा है और पाशी को अगर 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आने वाले हैं? 36 आएंगे दोस्तों, ठीक है। और मैंने आपके सामने ये नोट भी करवा दिए, तो इनको अपन नोट में लिख सकते हैं ना, मतलब नोट्स बना के लिख लेना। मेहनत फुल करनी है ना। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना है ना, क्योंकि इससे हम जो मेहनत करते हैं उसको हमें मतलब मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत भाई, और शेयर कर देना ताकि अन्य स्टूडेंट्स का भी भाई फायदा हो सके ना। चलो हम बात कर लेते हैं अब ताश के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम ताश के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ताश के बारे में हम समझने वाले हैं। ताश किस प्रकार से होता है, क्या क्या होता है ताश में। वैसे तो ताश के बारे में जानते होंगे आप, हो सकता है खेला भी हो आपने, नहीं खेला हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मत नहीं खेलना चाहिए भाई। और लेकिन जानना जरूरी, देखो जानना हर चीज़ के बारे में जरूरी है ना, क्योंकि जान नहीं है तो उससे अपन बच सकते हैं। अगर अपन को मान लो यही मालूम नहीं है कि इधर जाने से, इधर मान लो हमें पता है कि इधर रास्ते में चलेंगे तो इधर मतलब कांटे पड़े हुए हैं, तो हम उधर क्यों जाएंगे? लेकिन मालूम है तभी तो नहीं जाएंगे ना, नहीं तो जाएंगे। तो इसलिए जानना जरूरी है चीज़ों के बारे में। तो ताश के बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपन ताश के बारे में। किसके बारे में? ताश। तो सबसे पहले तो ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। जो ताश होता है दोस्तों, ताश की गड्डी में कुल जो पत्ते होते हैं, मैं समझने की कोशिश करना, कुल पत्ते होते हैं 52। कुल कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में? यहां पर लिख देते हैं कुल पत्ते, है ना, कुल पत्ते होते हैं 52। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। लिखना इनको है ना साथ ही साथ। अब इन 52 पत्तों को दोस्तों, इन 52 पत्तों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में इनको बांटा गया है। पहला तो जैसे यहां पर चिड़ी है ना, चिड़ी, लाल पान, चिड़ी, लाल पान, हुकुम और ईट, इन 4 भागों में इन पत्तों को बांट दिया गया है। कौन कौन से में? एक तो चिड़ी होती है, एक लाल पान के पत्ते होते हैं, एक हुकुम होता है, इसको पान भी बोलते हैं, डायरेक्ट पान भी है ना, पान के पत्ते, पान। एक पान होता है, एक हुकुम होता है और एक ईट होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, जो चिड़ी ध्यान देना, ईट और पान के जो पत्ते होते हैं दोस्तों, ये काले रंग का होता है। चिड़ी जो होती है काले रंग की होती है, पान जो होता है लाल रंग का होता है, हुकुम काले रंग का होता है, याद समझना। और ईट जो होती है दोस्तों, ये लाल रंग की होती है। कौन से रंग की होती है? लाल रंग की होती है। और पत्ते, जिसे हमने देखा है कि जो 52 पत्ते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका मतलब क्या समझे कि प्रत्येक भाग में कितने कितने पत्ते आएंगे, क्योंकि 52 को 4 से डिवाइड किया तो 13 पत्ते आने वाला है। तो यानी कि चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं, पान के भी 13 पत्ते होते हैं, हुकुम के भी 13 पत्ते होते हैं और ईट के भी 13 पत्ते होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चिड़ी के भी 13, पान के भी 13, हुकुम के भी 13 और ईट के भी 13 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और बात समझने की है कि जैसे मान लो यहाँ पर कुछ बातें हम समझते हैं। चिड़ी जो होती है काले रंग की होती है, हुकुम भी काले रंग का होता है। इसका मतलब कुल काले पत्ते, जो ताश गड्डी में कुल काले पत्ते होंगे, दोस्तों, वो कितने आने वाले हैं? 26 आने वाले हैं, क्योंकि 13 चिड़ी के हैं और 13 हुकुम के, तो 26। इसी प्रकार कुल लाल पत्ते भी कितने आने वाले हैं? 26 आने वाले हैं। कुल लाल पत्ते भी कितने आ जाएंगे? 26 आ जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात समझते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, जैसे चिड़ी, पान, हुकुम और ईट है। अब इनमें चारों में प्रत्येक में एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम होता है। बादशाह, बेगम और गुलाम होता है, ध्यान समझना।
चिड़ी, पान, हुकुम और ईट, इनमें प्रत्येक में एक बादशाह होता है, एक बेगम होती है और एक गुलाम होता है, और इन तीनों पे चित्र बने होते हैं, यानी कि अपन इनको कह सकते हैं पेश कार्ड। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लेना यहाँ पर कि कुल काले रंग के पत्ते जो होंगे 26 होंगे और लाल रंग के पत्ते भी कितने होंगे 26। मैं इनको यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देना, चिड़ी का जो बादशाह होता है एक होता है, बादशाह चिड़ी का बादशाह कितना होगा, एक होगा। ठीक है, इसी प्रकार बेगम भी कितनी होगी चिड़ी की, एक होगी। इसी प्रकार गुलाम भी कितना होगा, एक होगा, गुलाम भी एक होगा। इसी प्रकार पान का बादशाह होगा दोस्तों, पान का भी एक बादशाह होगा। ठीक है, एक बेगम होगी और एक क्या होगा, गुलाम होगा। इसी प्रकार हुकुम का भी एक क्या होने वाला है, बादशाह होने वाला है। समझने की कोशिश करना, एक बेगम होगी और एक क्या होगा, गुलाम होगा। इसी प्रकार ईट का भी एक बादशाह होगा, एक बेगम होगी और एक क्या होगा, गुलाम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो इनमें प्रत्येक में चित्र बने होते हैं, तो 3 3 6 3 और 3 12, यानी कि कुल पेश कार्ड ताश की गड्डी में कुल पेश कार्ड कितने होते हैं, यहाँ पर लिखता हूं मैं कुल पेश कार्ड यहाँ पर है ना, कुल पेश कार्ड कितने होने वाले हैं, 12 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, कुल पेश कार्ड कितने होंगे, 12 होंगे। क्लियर, तो कुल पेश कार्ड कितने होंगे, 12। लेकिन यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं कि कुल बादशाह, ध्यान देना, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कहीं भी लिख देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो अब ध्यान समझना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए कि बादशाह 1 2 3 4, तो कुल बादशाह कितने होंगे, कुल बादशाह हो गए दोस्तों 4। कितने हो गए, कुल बादशाह 4 हो गए। इसी प्रकार से कुल बेगम भी कितनी हो जाएगी, कुल बेगम भी 4 हो जाएगी, कुल बेगम भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी प्रकार कुल गुलाम, ध्यान देना, कुल गुलाम भी कितने हो जाएंगे, कुल गुलाम भी दोस्तों 4 होंगे। कितने होंगे, 4, यानी बादशाह भी 4, बेगम भी 4 और गुलाम भी 4, और पेश कार्ड कितने होंगे, 12। बात समझ गए। इसी प्रकार ध्यान देना दोस्तों, चिड़ी, पान, हुकुम और ईट, इनमें चारों का एक एक इक्का होता है, चारों में एक एक इक्का होता है। तो अपन कह सकते हैं कि कुल इक्के, ताश की गड्डी में कुल इक्के भी कितने होंगे दोस्तों, 4 होंगे। कुल इक्के कितने होंगे, 4 होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, 4 भागों में डिवाइड किया गया है, चिड़ी, पान, हुकुम और ईट। चिड़ी में 13, पान में भी 13, हुकुम में भी 13 और ईट में भी 13 पत्ते होते हैं। प्रत्येक में तीन पत्ते पेश का, यानी एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम होता है। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कुल पेश कार्ड 12 हो जाएंगे, और इसके अलावा कुल बादशाह 4 होंगे, कुल बेगम भी 4 होंगे, और कुल गुलाम होंगे वो भी 4 होंगे, और कुल इक्के भी कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। और यहाँ से हमने एक और चीज़ समझी थी, तो जो काले रंग के जो पत्ते होंगे वो 26 होंगे, और लाल रंग के जो पत्ते होंगे वो भी कितने होंगे, 26 होने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा किसके बारे में, ये हमने देखा ताश के बारे में। ठीक है, तो ये अगर आपने इन चीज़ों को याद कर लिया, समझ लिया, तो आपको ताश से संबंधित प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा मैंने बताया था आपको, वर्ष के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, वर्ष के बारे में। दोस्तों जो वर्ष होते हैं, जैसे हमने सिक्का, पासा और ताश के बारे में जाना, अब हम बात करते हैं वर्ष के बारे में। ज़्यादा डिटेल से नहीं समझाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्ष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है लीप वर्ष, कौन सा, लीप वर्ष होगा, और एक होता है अलीप वर्ष। कौन सा होता है, अलीप वर्ष होता है। एक तो होता है लीप वर्ष और एक होता है कौन सा, अलीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष जो होता है दोस्तों, इसमें अगर दिनों की संख्या की बात करें, दिनों की संख्या, तो इसमें 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जबकि अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है ना, 365 दिन होते हैं। इसमें 52 सप्ताह, लीप वर्ष में 52 सप्ताह व 2 दिन शेष रहते हैं। ध्यान देना, लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन शेष रहते हैं, जबकि अलीप वर्ष में 52 सप्ताह व 1 दिन शेष रहता है, 1 दिन शेष रहता है। तो ये हमको ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रख लिया तो आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएंगे।
लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, जबकि अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन शेष रहते हैं, क्योंकि अलीप वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहता है। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में, वर्ष के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और बहुत सारे बोल रहे थे कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है जो भी वीडियो डलती है उसका, तो आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।